Hello students, welcome to LGI online video classes. Today we'll discuss class 10th economics chapter 3rd money and credit. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जानते हैं मनी क्या है। तो मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। कि स्टूडेंट जो भी हम लोग मार्केट प्लेस में कुछ भी एक्सचेंज करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो मनी हमारी चीज़ों को खरीदने में और बेचने में क्या करता है, मदद करता है। A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग पास्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जब हमारे पास मनी नहीं था तो हम चीज़ों को खरीदते और बेचते कैसे थे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जो गुड्स और सर्विस हमारे पास है वो हम दूसरे को दे देते थे और जो दूसरे के पास है हम उससे वो गुड्स और सर्विस एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही थी कि हमें एक सामने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए होता था कि जिसको जो हमारे पास गुड्स है या सर्विस है उसकी उसको ज़रूरत हो और जो उसके पास है उसकी हमको ज़रूरत हो। दैट मीन्स कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इन्हीं चीज़ों के प्रॉब्लम की वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी एग्जिस्टेंस में आई। तो अगर हम लोग बात करें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की, तो अगर सबसे पहले देखेंगे कि जो अर्ली एज था, अर्ली एज में मनी ग्रेन्स और कैटल्स एज मनी के तौर पे कंसीडर किए जाते थे। उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आई, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स आए, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स। और उसके बाद आज हम देखते हैं कि पेपर नोट्स या कॉइन्स हम लोगों के एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स करेंसी क्या होती है? तो जो मॉडर्न एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी होता है उसको हम लोगों ने कहा करेंसी। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो करेंसी है उसको इश्यू करने का राइट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में जो हमारे यहाँ नोट्स को इश्यू करता है, जो करेंसी को इश्यू करता है, वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी। द रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। तो साथ के साथ अगर हम लोग बात करें डिपॉजिट्स इन बैंक की, तो द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज अ डिपॉजिट विद बैंक। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स कि हम लोग बैंक में डिपॉजिट कब करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मनी का सरप्लस होना ज़रूरी है। तो जो भी हमारे पास सरप्लस मनी होती है उसको हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं अपना अकाउंट खुलवा के। साथ के साथ जब हम वो मनी बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक उसके लिए हमको क्या देता है, एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन दैट डिपॉजिट। कि बैंक उस डिपॉजिट पे हमें क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। और जो डिपॉजिट हमने बैंक में जमा किया है तो उसकी जब हमको ज़रूरत होगी, जब हमें उसकी डिमांड होगी तो हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। द पेमेंट आर मेड बाई चेक इंस्टीड ऑफ कैश। चेक क्या होता है, व्हाट इज चेक? आपने देखा होगा जब भी हम लोग बैंक वगैरह में जाते हैं तो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, पेपर होता है, जिसमें हम लोग अमाउंट वगैरह फिल करते हैं, साथ साथ साइन वगैरह करते हैं और हम लोग जो काउंटर पे बैठे होते हैं, जो बैंक कर्मचारी होते हैं, उनको दे देते हैं और उसके बदले वो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट पे कर देते हैं जो चेक में लिखा होता है। तो चेक क्या है कि चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। साथ के साथ जो बैंक होता है, बैंक की इनकम कहाँ से आती है? तो बैंक की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे होता है कि बैंक के पास जो पैसा हमने जमा किया तो उस पर वो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट कम होती है। साथ साथ उस पैसे को बैंक उन व्यक्ति को दे देते जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, जो बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक क्या करता है कि बैंक ने जिनको लोन दिया वो उन पे हायर इंटरेस्ट लेती है। तो जो इंटरेस्ट के बीच में गैप होता है, क्योंकि देखो जिसको उन्होंने लोन दिया उस पर हायर इंटरेस्ट लिया
और जब हमने पैसा अपना बैंक में जमा किया था तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट कैसा दिया, कम दिया। तो इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की मेन इनकम होती है। अगर हम दो बैंक के लोन एक्टिविटीज़ को समझने का प्रयास करें तो बैंक जो भी हमने पैसा जमा किया उसका एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन, कहने का मतलब केवल 15% ऑफ दियर डिपॉजिट एज ए कैश वो अपने पास रखती है। रेस्ट ऑफ द 85% को वो क्रेडिट एक्टिविटीज़ या लोन एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और वो ये 15% क्यों रखती है? क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि हम लोग डिमांड के बेसिस पे, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं उनको हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक उस 15% से जो लोगों के डिपॉजिट मनी है, तो अगर उनको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है वो बैंक से पैसे विड्रॉ करने आ जाते हैं। तो बैंक अपनी वर्किंग के लिए, अपनी रेगुलेशंस के लिए वो 15% एज अ रिजर्व रखता है, जिसको हम लोग कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। साथ के साथ हम लोग क्रेडिट को समझते हैं कि क्रेडिट क्या होता है, और फिर क्रेडिट की 2 डिफरेंट सिचुएशंस को समझेंगे। तो क्रेडिट का मतलब लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or service in return for the promise of future payment। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंडर होता है वो सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, तो जो बोरोवर होता है उसको पैसे देता है, साथ के साथ उससे प्रॉमिस लेता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मतलब एक निश्चित समय के अंदर उसको विथ इंटरेस्ट के, विथ ब्याज के वो पैसे वापस करेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्रेडिट की 2 सिचुएशंस पढ़ेंगे। एक वो सिचुएशन कि जिसमें जो हम लोग क्रेडिट था वो व्यक्ति के लिए प्रॉफिटेबल कंडीशन पढ़ेंगे, और दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कि क्रेडिट हम लोगों के लिए कैसे नुकसानदायक या हार्मफुल हो सकता है। तो पहली कंडीशन में क्या था कि हम लोग बुक में भी पढ़ेंगे कि एक स्टोरी दी गई सलीम के बारे में, क्योंकि सलीम का फेस्टिव सीजन आने वाला था, और आपको पता है कि फेस्टिव सीजन में गुड्स और प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। लेकिन क्या था कि सलीम के पास प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं थे, तो क्या करता है, बैंक से पैसे ले लेता है और अपनी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसको अच्छे से करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो प्रोडक्शन कर लेता है तो वो चीज़ों को मार्केट में बेचता है, और फेस्टिव सीजन के दौरान उसका जो गुड्स और सर्विस होती है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी रहती है। तो जब उसकी गुड्स और डिमांड मार्केट में अच्छी रही, उसके जो ऑर्डर थे उन्होंने उन ऑर्डर को पूरा कर दिया, तो उसके बदले में उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो देखिए जो क्रेडिट उसने बैंक से लिया, जहाँ से भी ली थी, तो क्रेडिट उसके लिए प्रॉफिटेबल रही, क्योंकि क्रेडिट ने उसकी जो नेट इनकम थी उसको इंक्रीज करने में मदद की। साथ के साथ जो सेकेंड सिचुएशन है वो स्वप्ना की है, कि स्वप्ना ने पैसे लिए, क्रेडिट लिया, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, बैड वेदर की वजह से उसका जो क्रॉप था वो फेल्योर हो गया। दैट मीन्स कि क्रॉप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, क्रॉप बेकार रही। इसकी वजह से वो अपना जो क्रेडिट था उसको रीपे करने में असमर्थ रही, वो क्रेडिट को रीपे नहीं कर पाई। तो उसको फिर से दोबारा से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए दोबारा से फिर क्रेडिट लेना पड़ा, और कंडीशन ये हुई कि फाइनली उसको उस क्रेडिट को पे करने के लिए अपने लैंड का एक पार्ट सेल करना पड़ा। तो यहाँ पे अब देखिए क्रेडिट ने उसकी जो नेट इनकम थी, जो नेट एसेट्स थी, उसमें कोई ऐड किया नहीं। क्या किया कि जो एसेट्स उसके पास थी अब उसको वो भी बेचनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट की 2 सिचुएशन होती है, एक क्रेडिट आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, और दूसरा क्रेडिट आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और बाकी का चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।